मीर कासिम के बारे में, क्योंकि यहीं से कहानी हमारी स्टार्ट होनी थी। कुछ इसके बारे में बताया भी था, लेकिन स्टार्ट से एकदम चलेंगे। मीर कासिम की बात करते हैं। इसका कार्यकाल की बात करेंगे तो 1760 से लेकर के 1763 तक ये राजा बना रहता। होता क्या है, एक राजा जो मीर जाफर है, मीर जाफर का ये दामाद है, ध्यान रखिएगा, मीर जाफर का दामाद है कौन, मीर कासिम। ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि भैया हमको राजा बनना है। किससे कहेगा, ये कह रहा है मीर कासिम राजा बनने के लिए रॉबर्ट क्लाइव से। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव तो जा चुके हैं, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल यानी प्लासी का युद्ध जीत चुका है, और प्लासी के युद्ध जीतने के पश्चात ये मतलब वापस इंग्लैंड जा चुका है। तो राजा कौन बनाएगा, राजा बनाएंगे जो है ब्रिटिश। ब्रिटिश बोले तो ब्रिटिश आप अंग्रेज, अंग्रेजों के नया गवर्नर आ जाता है। नया गवर्नर कहां का, विलियम फोर्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी बंगाल का गवर्नर नहीं बने हैं, विलियम फोर्ड। तो याद रखिएगा, विलियम फोर्ड का गवर्नर कौन था, आप याद रखें। यहां पर उसका नाम था क्या भैया, बेंसिस्टार्ट। बहुत महत्वपूर्ण है, कौन है भैया, बेंसिस्टार्ट। बेंसिस्टार्ट क्या करता है, बेंसिस्टार्ट से ये राजा बनने की अपील करते हैं, और बेंसिस्टार्ट इनको राजा बनाने की रणनीति दे देता है। कहता हम तो तुमको राजा बनाएंगे, लेकिन अब देखो, मैं सोचूं कि मैं एक काम करूं कि आपको इस तरीके से बताऊं, या आप किसी से जरूरत, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आप उससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखते होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि किसी की मदद कर दें और एक्सपेक्टेशन ना रखें। वास्तव में ये कंपनी ब्रिटिश जो है, ईआईसी कंपनी जो है, इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन मोटिव है फायदा, जितना से ज्यादा फायदा। क्योंकि कंपनी का एक ही रूल होता है कि कंपनी चलती रहे और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए। तो इसका एक ही मोटिव है, लाभ कमाना। लाभ किससे ले रहे थे, मीर जाफर से। मीर जाफर लाभ देना बंद कर दिया, इसकी जरूरत हो गई खत्म, और नया राजा कौन जो लाभ दे सके, मीर कासिम को बैठा दिया गया। अब मीर कासिम जब बैठाया जाएगा राजा बनने के लिए, तो ये कुछ ना कुछ तो भाई इसको लाभ देगा। बिना लाभ के तो पैसा ईआईसी कंपनी कभी भी इन्वॉल्व होगी नहीं। तो लाभ क्या देगा, 3 जगह की दीवानी, याद रखिएगा, 3 जगह की दीवानी, यानी 3 गांव की दीवानी देता है। जिसमें आप याद रखिएगा, एक आपका वर्धमान है, वर्धमान के साथ साथ आप याद रखिए एक है मिदनापुर, ठीक, मिदनापुर, और चिटगांव, जिसको बोलते हैं चटगांव। 3 गांव की ये दीवानी देता है, किसको, राजा बनने के लिए। राजा बनने के लिए ये 3 गांव की दीवानी दे देता है, किसको, बेंसिस्टार्ट को। अब सोचो कि जब 3 गांव की इसको दीवानी मिली, लेकिन राजा बने तो हैं, लेकिन लालसा जाग उठती है कि भैया हम वास्तविक राजा बने। हम वास्तविक राजा बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम भैया वास्तविक राजा बने रहे। इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, ठीक है। तनाव अभी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से होगा। तो याद रखिएगा, मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा बक्सर का। जब भी कभी युद्ध पढ़िए, कोई भी युद्ध हो, उस युद्ध का हमेशा 3 चीजें याद रखिएगा, क्या क्या उसमें होता है, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा, उसकी पृष्ठभूमि आपको पता होना चाहिए कि पृष्ठभूमि है क्या, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, कारण आपको समझ में आना चाहिए। पृष्ठभूमि एक तो आपका हो गया, उसके बाद कारण के साथ साथ यहां पे उद्देश्य भी मैं आपको डाल दूं तो ठीक है। और इसके बाद आपको तीसरा चीज होना चाहिए, परिणाम। जब भी आप ऐसे पढ़ेंगे तब आपको चीजें क्लियर होंगी। तो पृष्ठभूमि क्या है, यानी उसकी नींव कहां से पड़ी, नींव कहां से पड़ी, वो बड़ा मैटर करता है बक्सर का। तो याद रखिएगा, पृष्ठभूमि इसकी होती है कहां पर भैया, तो मीर कासिम, जो मीर कासिम है, मीर कासिम वास्तविक राजा बनने का प्रयास। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा। मीर कासिम वास्तविक राजा बनना चाहता है, राजा बनने की चाह है इसको। अब सोचो कि जब ये राजा बनने की चाह रखेगा तो अंग्रेज क्या इसे पसंद करेंगे, अंग्रेज क्या इसे पसंद करेंगे। तो मीर कासिम वास्तविक राजा, क्योंकि भैया कभी भी ईआईसी यानी कंपनी कभी ये नहीं चाहता कि कोई ऐसा राजा आए जो उसके विरोध में काम करे। क्यों, क्योंकि राजा बनाया किसने, राजा बनाया है स्वयं कंपनी ने। अब ये क्या कर रहे हैं भैया, स्वयं राजा बनने की चाहत रख रहे हैं। अब जब स्वयं राजा बनने की चाहत रखेंगे तो सीधी सी बात है कि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट होना
स्वाभाविक है। तो याद रखिएगा, अब इन्होंने किया क्या भाई, काम क्या किया, काम बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्होंने काम क्या किया, इसने सबसे पहले क्या किया भैया, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार का मतलब होता है क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना शुरू किया। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ साथ इसने क्या किया, पॉलिटिकल सुधार किया, यानी पॉलिटिकल रिफॉर्म करना शुरू किया, यानी कह सकते हो राजनीतिक रिफॉर्म किया। इसके बाद याद रखिएगा सैन्य सुधार किया, सैन्य सुधार, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसने क्या किया भैया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, यानी जिसे कहते हैं क्या, प्रशासनिक सुधार। तो इसने ये 4 काम बड़ा महत्वपूर्ण है इसके लिए, याद रखिएगा 4 काम। आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार बोले तो इकोनॉमिक रिफॉर्म, राजनीतिक सुधार पॉलिटिकल रिफॉर्म, सैन्य सुधार, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार, यानी ये 4 चीजों का ये सुधार करना शुरू करेगा। उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य है कि वास्तविक राजा बनना, जनता को ये दिखाना कि हम भैया किसी के कठपुतली नहीं है, हम क्या है, वास्तविक राजा है। याद रखिएगा, अब जब ये काम ये शुरू करेगा तो यहां से याद रखिए, इस काम से तनाव उत्पन्न होगा। तनाव किसके किसके बीच होगा भैया, याद रखिएगा, जिसे कह सकते हैं ड्रिफ्ट बोल सकते हैं, या कह सकते हो कि कई सारी इंग्लिश इसकी होती है, तो आप आराम से रिफ्ट भी आप बोल सकते हो, एक तरीके का जो वास्तविक में प्रयोग किया जाता है। तो तनाव उत्पन्न होता है, स्ट्रेस या स्ट्रेस भी बोल सकते हो, जो भी आपको लेना हो तो आप कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। अब कैसे तनाव उत्पन्न होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जब ये आर्थिक सुधार कर रहा है, पॉलिटिकल सुधार कर रहा है, सैन्य सुधार कर रहा है, प्रशासनिक सुधार कर रहा है, इन चीजों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या भैया, आर्थिक सुधार। तो हम लोग देखेंगे क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं तो इसने क्या क्या काम किया, तो सबसे पहले याद रखिए 4 काम इसके बड़े महत्वपूर्ण है आर्थिक रिफॉर्म। सबसे पहले इसने क्या किया, रिकवरी ऑफ एरिया, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। जितने भी इसके लैंड थे या इसके भी इतने क्षेत्र थे, वो सारे क्षेत्रों को इसने रिकवरी कराना शुरू किया। इसने बताया कि यह क्षेत्र पर अधिकार मेरा है। सबसे पहला काम इसने क्या किया, रिकवरी ऑफ एरिया। दूसरा काम इसने क्या किया, याद रखिएगा, अतिरिक्त, यानी कह सकते हो अतिरिक्त से उपकर जिसको बोलते हैं, अतिरिक्त सेस का मतलब होता है क्या, उपकर, यानी टैक्स के ऊपर और टैक्स लगा देना, उसी को क्या बोलते हैं, उपकर या अतिरिक्त सेस। तीसरा काम इसने क्या किया भैया, जो था कितना लगाया, याद रखिए 3/32, ये हिस्सा इसने क्या किया, बढ़ा दिया। चौथा काम इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कर था जिसका नाम था क्या, खजरी जमा। खजरी जमा टैक्स को पुनः कलेक्ट करना शुरू किया। टैक्स पुनः कह सकते हो कि पुनः खजरी जमा टैक्स को क्या किया, पुनः कलेक्ट करना शुरू कर दिया। याद रखिए कि बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कभी कभी आपसे पूछा जाए, नॉर्मली क्या है, एक तरीके का टैक्स हुआ करता था जिसको अंग्रेजों के द्वारा या मीर जाफर के द्वारा जिस टैक्स को बंद कर दिया गया था, उसी का नाम है क्या, खजरी जमा। ठीक है, तो खजरी जमा टैक्स को पुनः कलेक्ट करना शुरू किया। कितना अतिरिक्त सेस लगा टैक्स के ऊपर, 3/32 वाट। और रिकवरी ऑफ एरिया, यानी सबसे पहले अपने क्षेत्रों को रिकवरी करने का प्रयास किया। जब इतना काम हो रहा था तो ये क्या हुआ, किसमें भैया, आपके ये हो गए आर्थिक सुधार में। पहला काम इसने क्या किया, और रणनीति आपको पहले ही बता दिया, इसका क्या है रणनीति भैया, इसका रणनीति है कि स्वयं राजा बन सके, जनता को दिखाना कि भैया हम वास्तविक राजा हैं, हम किसी के कठपुतली नहीं है। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे बोलते हैं क्या, प्रशासनिक सुधार। बहुत महत्वपूर्ण है प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार बड़ा महत्वपूर्ण है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ठीक, ये इसमें क्या काम करेगा, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें क्या काम करने वाला है। जब इसमें काम करेगा तो याद रखिए, प्रशासन में सुधार करने के लिए इसने क्या किया भैया, जमींदार जो थे, जमींदार को पनिशमेंट दिया।
याद रखिएगा, जमींदारों को पनिशमेंट दिया क्योंकि जमींदार उस समय मनमानी करते थे। मनमानी करने का मतलब आप समझिए कि ये जनता को परेशान किया करते थे, इसीलिए इसने क्या किया, जमींदारों को पनिशमेंट किया। जैसे आप सोचो, राजा अगर किसी जनता का प्रिय बनना चाहे, राजा जो है जनता का प्रिय बनना चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा भैया, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। जैसे आज के नेता को आप देखते हो, कोई भी नेता इतना प्रचलित क्यों है, नेता का काम क्या है, जनता के बीच जा करके उनके समाधान करना। पॉपुलैरिटी उसको कहां से मिलेगी, जनता के बीच आकर के, जनता के लिए काम करना। तो ये भी क्या कर रहा है, अपने आप को, इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव है कि भैया अपने आप को राजा बनाने की। तो राजा बनाने के लिए काम किसके लिए करना पड़ेगा, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। और जब जनता के लिए काम करेगा तो जनता इससे होगी प्रसन्न, और जनता को जो नुकसान पहुंचाते हैं उन्हीं को क्या किया, पनिशमेंट करना शुरू किया। किसको, जमींदारों को। अब जब जमींदारों को हुआ, इसके साथ याद रखिए इसने दूसरा काम क्या किया, बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिए। प्रशासन में इसने क्या किया भैया, एक कैनन फैक्ट्री लगा दी है। बहुत महत्वपूर्ण है, कैनन फैक्ट्री बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी की वजह से ये कह सकते हो कि एक तरीके का सेना में सुधार था। इस सेना में सुधार के लिए था, कैनन फैक्ट्री लगाया। अब जब कैनन फैक्ट्री लग जाएगी ना, कैनन फैक्ट्री का मतलब यहां याद रखिएगा, बम बनाने की फैक्ट्री। अब जब बम बनाने की फैक्ट्री इसके पास आ जाएगी तो अंग्रेज भैया इससे बहुत ज्यादा खफा हो जाते हैं। अंग्रेज जब खफा हो जाएंगे, इसकी वजह से क्या होता है, अभी ये जो तनाव है, तनाव अभी संघर्ष में बदल जाएगा। उसके भी मैं आपको बात करूंगा। तो याद रखिए, प्रशासन में तीसरा चीज इसने क्या किया भैया, डिसिप्लिन लाया। किसमें, डिसिप्लिन लाना शुरू किया। किसमें, जितने भी अधिकारी थे, अधिकारियों में कहा भैया सब लोग डिसिप्लिन का पालन करोगे, अन्यथा तुरंत हम इन चीजों को तुरंत बर्खास्त कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम इसने क्या किया भैया, राजधानी परिवर्तन कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, राजधानी परिवर्तन करना। ये इसका सबसे चैलेंजिंग मूवमेंट था। इसने क्या किया, राजधानी को परिवर्तन कर दिया। कहां से, आप जानते हैं, मुर्शिदाबाद से ले गया कहां पर, मुर्शिदाबाद जो बंगाल में था, ये परिवर्तन करके मुर्शिदाबाद से लेकर के चला गया कहां पर, मुंगेर। ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर जब अपनी राजधानी परिवर्तन करेगा, क्यों किया गया, प्रश्न यही उठता है क्योंकि सबसे ज्यादा हस्तक्षेप कहां होता था, मुर्शिदाबाद। मीर जाफर के समय आपकी राजधानी कौन सी थी, मुर्शिदाबाद। इसने वहां से राजधानी चेंज करके मुंगेर लेकर चला गया। ठीक है, मुंगेर लेकर के जब चला गया तो राजधानी जब परिवर्तन हो गई तो अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी धीरे धीरे कम हो गया। अब देखो, लेकिन अंग्रेजों की मंशा क्या है, अतिरिक्त लाभ कमाना। लाभ उनका मेन मोटिव है। जब वो लाभ लेने का प्रयास करेंगे तो भैया इसको क्या छोड़ेंगे, क्या इसको छोड़ेंगे तो है नहीं। तो मेन मुद्दा क्या है, इसको आप सैन्य सुधार में रख सकते हो। सैन्य सुधार में आपका इसने एक काम किया, क्या, कैनन फैक्ट्री। आगे मैं लिख देता हूं, तो याद रखिएगा, सैन्य सुधार में 2 पॉइंट आपको मैं बताता हूं, और यही जो है कारण भी बनेगा युद्ध का। ठीक है, सैन्य सुधार में 2 काम इसने किया। पहला काम इसने क्या किया भैया, कैनन फैक्ट्री लगाया। कैनन फैक्ट्री कहां पर, अपनी राजधानी में। अपनी राजधानी बोले तो कहां भैया, मुंगेर में। दूसरा काम इसने क्या किया, यूरोपियन आर्मी प्रशिक्षण देना शुरू किया। यानी जैसे अंग्रेज युद्ध करते थे उसी सेम तरीके की आर्मी ये भी रखना शुरू किया, अपने उसी तरीके से अपने आर्मी को डेवलप करने का काम करिए। ठीक है, तो इन कारणों की वजह से क्या हुआ, अब देखिए इन सब बातों से क्या हो रहा है, परिणाम क्या निकल रहा है। इन सब बातों का परिणाम एक ही है, क्या है भैया, उस परिणाम का मतलब क्या है कि तनाव उत्पन्न होना। तनाव उत्पन्न, यानी किसको इस बात से स्ट्रेस हो रही भैया, इस बात से स्ट्रेस हो रही है किसको, ईआईसी को, यानी ईआईसी कंपनी को। क्यों, क्योंकि ईआईसी कंपनी को इसलिए स्ट्रेस हो रहा है कि ईआईसी कंपनी का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है लाभ कमाना। इसका उद्देश्य क्या था, लाभ कमाना, परंतु लाभ दे ही नहीं रहा है। कौन नहीं दे रहा है, मीर कासिम। और जब ईआईसी लाभ चाहती है, लाभ इसको मिल नहीं रहा है, तो तनाव उत्पन्न हो गया। अब इसी तनाव का फायदा कौन, अब फायदा उठाएगा कौन, फायदा उठा रहा है कौन, मीर कासिम।
अब समझना, मीर कासिम इस चीज का फायदा उठा रहा है। अंग्रेज चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, अंग्रेजों ने एक रणनीति खेली। कौन सी रणनीति खेली? उस रणनीति का नाम है क्या? एलिस एपिसोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी की चर्चा हम पिछली क्लास में छोड़ करके गए थे। एलिस एपिसोड की बात करते हैं। एलिस एपिसोड है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आइए ध्यान देंगे कि भैया एलिस एपिसोड है क्या। एलिस एपिसोड थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूं आपको, थोड़ी थोड़ी चीजें, तब आपको समझ में आने लगेंगी क्या चीजें हैं ये। देखिए मेन मुद्दा क्या है भैया? कैनन फैक्ट्री। कैनन फैक्ट्री का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज अपना मानते थे। और कैनन फैक्ट्री लगाया किसने? मीर कासिम ने। यानी अंग्रेजों के साथ सीधा सीधा विरोध, या सीधा सीधा कह सकते हो कि अंग्रेजों से बगावत करना कैनन फैक्ट्री के रूप में। अब अंग्रेज डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों ने एक व्यक्ति को भेजा, उस व्यक्ति का नाम क्या है? एलिस। ये क्या है भैया? ईआईसी का एजेंट है। कौन? एलिस। एलिस ने क्या किया? ईआईसी का एजेंट है। इसको शक हुआ कि मुंगेर में, मुंगेर बोले तो क्या, कैनन फैक्ट्री में, मुंगेर के कैनन फैक्ट्री में आर्मेनिया का एक व्यक्ति आया है। और आर्मेनिया का व्यक्ति मिलने के लिए आता किससे है? मीर कासिम से। कहां मिलेगा? मुंगेर में। इसी बात की जांच करने के लिए पहुंच जाएगा कौन? एलिस एपिसोड। शक किस बात का है कि कहीं ये रॉ मटेरियल, यानी इनके जो मटेरियल हैं, यानी कह सकते हो बम बनाने का जो मटेरियल है, उस मटेरियल को कहीं ये आर्मेनिया से न खरीद ले। लेकिन याद रखिए मेन मोटिव क्या है भैया? उसको जलन इस बात की हो रही कि कैसे कैनन फैक्ट्री मीर कासिम ने हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। इसका मेन मोटिव तो वो है, लेकिन जो दिखाने का रीजन है, वो दिखाने का रीजन ये है कि कहीं तुम भैया मटेरियल आर्मेनिया से न ले लो, आर्मेनिया से न लेना शुरू कर दो, क्योंकि ये मटेरियल स्वयं बेचते थे ईआईसी कंपनी। तो इसने सोचा कहीं ये आर्मेनिया से मटेरियल ना खरीद ले, इसकी वजह से इसने क्या किया? वहां पे जा करके छापा मार दिया। और छापा मारा ये जा करके, छापा मारने की वजह से हुआ क्या? याद रखिएगा, इसने क्या किया? छापा मार दिया। और छापा जैसे मारा, अब किसी के घर में जाओगे, एक तो चोरी कर रहे हो, और चोरी करने के बाद सीना जोरी करोगे, तो कब तक बर्दाश्त करेगा भैया? हमारी भी तो अपनी कुछ प्रतिष्ठा है, हमारी भी अपनी कुछ संप्रभुता है कि नहीं है? हम भी कुछ चाहते हैं कि भैया हमारा भी कुछ मान मर्यादा समाज में है कि नहीं है? जब तुम सोचो हमारे ही घर में आकर के तुम हमारे पर ही छापा मारोगे, तो हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। या तो हम मरे हुए आदमी होंगे तो भैया हम बर्दाश्त कर ले जाएंगे। लेकिन मीर कासिम जब कैनन फैक्ट्री जैसा इतने आर्थिक रिफॉर्म कर सकता है, उसके बाद सैन्य सुधार कर सकता है, उसके पास भी पावर आ रहा है, तो भाई क्यों चुपचाप बैठेगा? इसने क्या किया? इस छापे का जवाब दिया। जवाब देना उचित समझा, सोचा कि चलो भैया जवाब देते हैं। और जवाब देने के लिए सबसे पहला काम इसने क्या किया? वेंसिस्टार्ट को बुलवाया। याद रखिएगा, वेंसिस्टार्ट को बुलवाया। और कहां पर बुलवाया? मुंगेर में, अपने राजधानी में बुलवाया इनको। कहा भैया छापा मारे तो कैसे मारे? अंग्रेज सोचो, एक अंग्रेज जो चाह रहा है कि हमारे जैसा ही कोई राजा बने जो हमारी मदद कर सके, यानी हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ बुला सके, लेकिन वही राजा अंग्रेजों को अपने घर पे बुला रहा, कहा है आओ। नहीं तो इसके पहले क्या होता था? अंग्रेज बुलवाते थे किसी शासक को, भैया तुम हमारे घर आओ। पहली बार कहानी उल्टी पड़ गई। इसने क्या किया? वेंसिस्टार्ट जो विलियम फोर्ट का गवर्नर है, उसको बुलाया। कहां पर? मुंगेर में। तो मुंगेर में जब इसने बुलाया, तो मुंगेर में एक मीटिंग होती है, उसी को बोलते हैं मुंगेर सम्मेलन। मुंगेर सम्मेलन ये कब होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है 1762 ईस्वी में। मुंगेर सम्मेलन कब होता है? 1762 ईस्वी में। तो ये क्या करेगा भैया? वहां पर बात करने के लिए कहा इसने कि भैया तुम हमारे यहां छापा मारे तो कैसे मारे? वेंसिस्टार्ट को माफी मांगना पड़ता है। वेंसिस्टार्ट को माफी मांग, पहली बार अंग्रेजों ने माफी मांगा। किससे मांगा भैया? मीर कासिम से। अब मीर कासिम से, अब अंग्रेज भैया इतने शानदार आदमी माफी मांग करके बचेंगे थोड़ी। लेकिन वेंसिस्टार्ट जो है, ये माफी मांगा तो क्यों मारा?
ये भी बड़ा क्वेश्चन उठता है, इतनी पावरफुल सेना, इसने माफी क्यों मांग लिया भाई? तो याद रखिए बेंसी स्टार्ट, उस समय आप युद्ध देखिए 1762 चल रहा है, सन बड़ा महत्वपूर्ण है। और 1762 में आप देखेंगे तो साउथ में भी एक युद्ध चल रहा है जिसे बोलते हैं कर्नाटक का थर्ड वार। मैंने आपको पढ़ाया था, कर्नाटक का थर्ड वार चल रहा है। थर्ड वार कब भैया? याद रखिएगा चलता कब है? 56 से लेकर के 1756 से लेकर के 1763। अब एक फ्रंट पर दो युद्ध नहीं लड़ सकते, ये याद रखिएगा, एक फ्रंट पर दो युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। अंग्रेजों की ये पहली प्राथमिकता थी। अभी सोचो जैसे हमारे यहाँ क्या है कि भाई चीजें चल रही हैं, अभी हम युद्ध करना शुरू करें, एक हमारा बगल में पाकिस्तान और दूसरा बगल में चाइना। हम बार बार जब भी पाकिस्तान की बारी आती तो हमारे देश के सभी जनता के बीच में एक मन में आ जाता है भैया क्यों ना एक ही बम गिरा दो, सारा मैटर साफ हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी इन चीजों को हमेशा युद्ध करना समझदारी नहीं है। अगर आज इंडिया युद्ध करता है पाकिस्तान से तो ये 100% गारंटी है कि चाइना उसके समर्थन में उतर जाएगा। अब सोचो एक फ्रंट पे दो युद्ध लड़ेगा तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह युद्ध हो सकता है कि हार भी जाए। एक फ्रंट पे दो युद्ध लड़ना कभी भी, आप याद रखिएगा, कभी समझदारी का विषय हो ही नहीं सकता। तो यहां पर क्या कर रहा है बेंसी स्टार्ट? अपने आप को झुका रहा है किसके पक्ष में? मीर कासिम के समक्ष। तो मीर कासिम के समक्ष जब ये झुका तो मीर कासिम को लगा भैया हम तो लगता है बड़े महान हो गए, लगता है हम तो इतने पावरफुल हो गए हैं कि हमारे सामने ईआईसी कंपनी झुक जा रही, जिसने हमको राजा बनाया वही हमारे सामने झुक जा रहा है। उसको अहंकार हो गया। कहते हैं ना, अहंकार में लिए गए निर्णय कभी भी सत्य होते ही नहीं, और कभी भी अहंकार में जो भी आप निर्णय लोगे कभी सफलता आपको मिलेगी ही नहीं। इस बात को बेंसी स्टार्ट बखूबी समझता था कि एक फ्रंट पर दो युद्ध नहीं है। लेकिन इसने जब माफी मांगी तो इसको ऑप्शन दिया। ऑप्शन क्या दिया? किसको? मीर कासिम को ऑप्शन मिल गया क्या? अपनी बात रखने का। इसने कहा भैया 4 बातें क्लियर कर दिया। पहली चीज तो क्या किया भैया? पहला इसने कहा कि अगर ईआईसी और उसके साथ साथ नवाब के बीच में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा उसका निर्णय अंतिम नवाब लेगा। चाल उल्टी पड़ गई, याद रखिएगा। नवाब इसके पहले कोई निर्णय नहीं ले सकता था, किसके समय में? मीर जाफर के समय में। लेकिन यहां पर क्योंकि मीर कासिम जो है अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है, बेंसी स्टार्ट उससे माफी मांग रहा है, मैंने आपको कारण भी बता दिया। इसी वजह से नवाब ने प्रस्ताव रखा भैया कि आज के बाद अगर दोनों कंपनी के बीच में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का समाधान नवाब करेगा। बेंसी स्टार्ट इस बात को मान जाता है। दूसरा बात इसने क्या किया? दूसरी बात कहा भैया इसने कि जो इसने क्या किया, एक पास वाला सिस्टम जारी किया था। पास मैंने जिसको बोला था, बताया था आपको, दस्तक। कहा ये दस्तक जारी करने का अधिकार भी नवाब के पास होगा। मैंने आपको बताया था कि दस्तक वही है जो पास लेकर के सभी कंपनियां जो है, अंग्रेज वो जितने कंपनी थी ईआईसी कंपनी, वो लेकर के मुफ्त व्यापार करती थी। इसने कहा कि अब पास मैं ही जारी करूंगा और जितने लोगों को मैं दूंगा वही पास केवल और केवल वैलिड होंगे, अन्यथा कोई भी पास वैलिड नहीं होगा। तो इसने क्या किया भैया? दूसरी चीज, पास को इसने जारी करने का अधिकार स्वयं ले लिया। तीसरा काम इसने किया, बड़ा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, याद रखिएगा। इसने क्या किया? कहा भैया टैक्स दो। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, इसने कहा टैक्स दो। अंग्रेज से कह रहा है टैक्स दो। कितना परसेंट? 9%। अंग्रेज आज तक क्या कर रहे हैं? मुफ्त व्यापार कर रहे हैं। उनको मुफ्त व्यापार करने की आदत लग गई है। अब किसी को कहो भैया तुम टैक्स दो तो क्या इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे? लेकिन बेंसी स्टार्ट इस बात को भी मान लेता है। क्यों मान ले रहा है? क्योंकि एक फ्रंट पे दो युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, इसको याद रखिएगा। इसने क्या किया? कहा भैया तुम भी अब सभी की तरह 9% टैक्स दोगे। जब इस बात को इतना करके ये चले आते हैं तो अब बेंसी स्टार्ट तो सिर्फ एक नाम मात्र का क्या है? गवर्नर है। लेकिन इसको याद रखिएगा, इसको अनुमति यानी इस बात जितना इसने सम्मेलन में जो कुछ भी करके आया था,
जो कुछ भी संधि इसने किया था उस संधि को वेरीफाई कौन करेगा भैया? जितने कंपनी के मेंबर हैं। राजा भले तुमको बना दिया गया, मंत्री तुमको भले बना दिया, यानी तुम राजा भले होगे, लेकिन भैया जो भी निर्णय होगा वो निर्णय तुम्हारे अकेले का नहीं होगा। इसमें क्या करेगी? ईआईसी कंपनी के और भी मेंबर जितने हैं, बड़े बड़े मेंबर, वो सभी इसको भैया वेरीफाई करेंगे तभी जाकर के हो। और कोई भी कंपनी चाहे जो भी हो, कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि भैया हम घाटा सहें। घाटा सहने का मतलब क्या है? 9% टैक्स इन पे लगा देगा, यानी सभी कंपनी, यूरोपीय कंपनियों में जैसे आपके देख सकते हो कि फ्रांसीसी कंपनी, डच कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, ये जितने भी हैं सबको आपने समान दायरे में रख दिया। इनका अधिकार ही, जो मोनोपोली इनकी थी, वो खत्म कर दिया आपने। तो इसने क्या किया भैया? जब 9% टैक्स लगाया, इसी बात को लेकर के कंपनी के बीच, यानी कह सकते हो क्या, कलकत्ता काउंसिल के बीच हो गया विवाद। जब ये कलकत्ता काउंसिल में इस बात को बेलसिस्टार्ट रखता है, तो वहां पर कलकत्ता काउंसिल में ईआईसी के अन्य मेंबर के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। कहता भैया हम सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन 9% टैक्स देने के लिए हम कभी भी तैयार नहीं हो सकते। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 9% टैक्स देने के लिए हम तैयार नहीं हो सकते। उसने सारे पन्ने को उठा करके फेंक दिया जो ये समझौता करके आए थे। तो बेलसिस्टार्ट ने मैसेज भेजा किसको? मीर कासिम को। कहा भैया हमारी बात, भैया जो हम लोगों ने सम्मेलन किया था, जो भी संधि था, इसको कलकत्ता काउंसिल ने मानने से इनकार कर दिया। तो मीर कासिम ने कहा भैया प्रॉब्लम मेरी नहीं है। तो बेलसिस्टार्ट ने कहा भैया कुछ तो सॉल्यूशन निकालो। तो सॉल्यूशन क्या निकालता? अहंकार। यही जगह अहंकार इसका काम कर जाएगा। याद रखिएगा, जब बेलसिस्टार्ट मीर कासिम से कहता है कि भैया सॉल्यूशन निकालो, तो ये सॉल्यूशन क्या निकालते हैं? सोचो, अहंकार इसी को कहते हैं। सॉल्यूशन निकालते हैं क्या? सभी के लिए टैक्स फ्री, सभी के लिए टैक्स फ्री करते। अब सोचो, जितने भी कंपनी है सभी को, भारत की कंपनी हो, भारत के लोग हो, भारत के व्यापारी हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी हो, पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, सभी के लिए टैक्स फ्री। कंपटीशन खत्म कर दिया। भाई देखो बात तो एक ही है, चाहे तुम 9% सबसे ले रहे थे, सोचो 9% सबसे ले रहे थे, तब भी बात सेम ही रही। और सबको तुम टैक्स फ्री कर दे रहे हो, तब भी सर घाटा किसको लगेगा? घाटा नवाब को लगेगा बेशक, लेकिन नवाब को क्या है? नवाब को इस बात का अहंकार है कि हम तो भैया सर्वश्रेष्ठ हो चुके हैं। इसीलिए इसने क्या किया? सभी के लिए टैक्स फ्री कर दिया। अब सभी के लिए टैक्स फ्री हो गया तो ईआईसी को भैया संप्रभुता की खतरा आ गई। ईआईसी को भी लगा सदमा। इसने भी कहा भैया एक काम करता हूं, बहुत हो गया, बहुत हो गया तुम्हारी मनमानी, अब होगा युद्ध। तो याद रखिएगा, 3 बातें याद रखिएगा। यहां मैंने 3 बातें लिखा। एक तो आपका क्या है, सबसे पहले आपको तनाव की बात किया। तनाव बोले तो स्ट्रेस। स्ट्रेस किसकी वजह से हुआ? स्ट्रेस हुआ क्या? सुधार की वजह से, रिफॉर्म की वजह से। कौन कौन से सुधार? आर्थिक, आर्थिक के साथ साथ सैन्य, सैन्य के साथ साथ आपको राजनीतिक, राजनीतिक और प्रशासनिक, ये आप देख सकते हैं। ये इसके सुधार की वजह से स्ट्रेस हुआ। दूसरा संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट कहां से उत्पन्न हुआ? संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट कहां से हुआ? तो कॉन्फ्लिक्ट आप देख सकते हो कहां से उत्पन्न होता है। ये आपका होता है कहां से? एलिस एपिसोड से। एलिस एपिसोड जो आपको मैंने अभी जस्ट पढ़ाया, एलिस एपिसोड से संघर्ष उत्पन्न हो गया। तीसरा काम इसने क्या किया भैया? युद्ध। अब युद्ध किसकी वजह से हो रहा? वार। ये तनाव जो है, सॉरी, ये आपका जो संघर्ष है, ये वार में कैसे बदल गया? ये वार में बदला क्या? अतिरिक्त टैक्स, यानी टैक्स फ्री करके। इसको कह सकते हो क्या? टैक्स फ्री करके। सभी के लिए टैक्स जो फ्री हो गया, इसकी वजह से ये क्या हो गया? वार में बदल गया। समझना मेरी बात को। सबसे पहले स्ट्रेस उत्पन्न हुआ आर्थिक सुधार की वजह से, आर्थिक संघर्ष, ये जो आपके रिफॉर्म कर रहे थे। संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। एलिस एपिसोड जो उसने क्या किया? वहां पे जाकर के आप कह सकते हो कि वहां पे छापा मार दिया। तीसरा युद्ध उस वार में कैसे बदल गया? टैक्स फ्री करने की वजह से। अब देखो, जब ये सब काम हुआ, राजा बनाया किसने? प्रश्न उठा भैया, राजा बनाया किसने था मीर कासिम को?
तो अंग्रेजों ने जब इसको देखा तो तुरंत बैठा दिए किसको, मीर जाफर को। कहे भैया तुम राजा बनो। अब मीर जाफर कह रहा है भैया हम राजा नहीं बनेंगे। कहे चलो बैठो। मार करके जो है बैठाया गया किसको, मीर जाफर को फिर से। तो याद रखिएगा अब मीर कासिम के पास कोई ऑप्शन नहीं है। याद रखिए अब मीर कासिम भाग करके गया कहां पर, मीर कासिम गया अपने मित्रों के पास। मीर कासिम पहुंचा कहां पर भैया, अपने मित्र के पास। अब मित्र इसके कौन कौन, सबसे पहले सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला ये कहां का है, अवध का नवाब। अवध का नवाब। दूसरा मुगल बादशाह आलमगीर। ठीक। अब तीसरे व्यक्ति तो आपके खुद हैं, कौन, मीर कासिम। ठीक, शाह आलम जिसको आप बोलेंगे। ठीक है, तो मुगल बादशाह, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम, तीनों लोग। इनके ये दो मित्र थे, इनको बुलाया, कहा भैया चलो ये मौका बड़ा शानदार है। और मौका बड़ा शानदार होने की वजह से क्या कर रहा हूं, अंग्रेजों को यही भगाने का मौका है। वास्तविकता अगर देखा जाए तो मुगल बादशाह के प्रति नाइंसाफी तो की गई थी ईआईसी कंपनी के द्वारा, क्योंकि इसको पेंशनर बना दिया गया था। भैया तुम केवल पेंशन ही लेकर के रहोगे। सारे अधिकार लगभग छीन लिए थे। मराठा भी उस समय बड़े एक्टिव थे, मराठों ने मार मार के मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया था लगभग। लेकिन यहां पे देखोगे तो अवध बिना वजह कूद पड़ता। अवध सुजाउद्दौला लालच की वजह से, चलो भैया इसी बहाने अंग्रेज भाग जाएंगे यहां से और हमको भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, ये सिर्फ लालच की वजह से इस युद्ध में भाग लेता है। कहते हैं ना लालच ज्यादा तो भैया कब तक चलेगी। इसका परिणाम तो आप लोगों को सबको पता है। ये तीनों के तीनों मित्र किसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ईआईसी कंपनी के खिलाफ। ईआईसी के खिलाफ जब ईआईसी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो परिणाम तो आपको फिक्स है। परिणाम तो फिक्स है, क्योंकि भैया राजा, अब ये परिणाम 1764 में हो रहा है। अब डेट बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिए 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हो रहा है। उसके पहले अब याद रखिएगा तीसरा युद्ध, कौन सा तीसरा युद्ध, ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी समाप्त हो चुका है। दो डेटे बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोनों को कंपेयर करके जब देखोगे समझ में आएगा। 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा फ्रांसीसी युद्ध में हार करके सब कुछ खत्म हो जाता है उनका। भारत से सिर्फ नाम मात्र के व्यापारी रहेंगे, सारी कंपनियां अंग्रेजों के पास आ गई है। अब अंग्रेजों को मौका मिल गया है। मौका किस बात का भैया, अब तो एक ही फ्रंट पे युद्ध लड़ना है। इसीलिए उसने कहा भैया इस बार आर या पार। दक्षिण भारत में मैं तो जीत ही चुका हूं, तो क्यों ना मैं उत्तर भारत में तुम्हारे रवैया को क्यों बर्दाश्त करूं भैया। इसीलिए अंग्रेजों ने इस बार क्या किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा आओ मैदान में अब देखता हूं। तो जब मैदान की बारी आई तो मीर कासिम ने इन तीन गधों को लेकर के, यानी दो गधों को साथ में लेकर, एक खुद गधा और दो और गधों को लेकर के साथ में युद्ध के मैदान में उतर जाता है। और परिणाम क्या होता है, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध में आप जानते हैं तो विजय किसकी होगी, इस युद्ध में विजय तो सीधा सीधा तय है। जो दक्षिण भारत में राजाओं को मार करके आ रहा हो, फ्रांसीसी जैसी बड़ी कंपनी को हरा करके आ रहा है, उसका परिणाम तो एक तरफा होगा। ईआईसी कंपनी ने युद्ध को जीत लिया। और ईआईसी कंपनी जब युद्ध में जीत गई, फंस गए बेचारे। बेंसिस्टार कहे अब समझौता क्या किया जाए, कहे खेल जिसने शुरू किया उसी को बुलाओ। अब खेल शुरू करने वाला कौन है, प्लासी का युद्ध का एक ही नायक, उस नायक का नाम कौन है भैया, रॉबर्ट क्लाइव। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो खेल शुरू किया था उसको फिर से बुलाया गया, पुनः बुलाया गया। इसने कहा भैया हम जाएंगे तो जरूर, लेकिन हम क्या बनेंगे, बंगाल का गवर्नर बनेंगे। याद रखिएगा, बंगाल का गवर्नर बनकर के पहली बार आया कौन, रॉबर्ट क्लाइव। अब जब बंगाल का गवर्नर पहली बार, याद रखिए किसको मैंने आपको बताया था कि जीवन इसका बड़ा कठिन था। सबसे पहले इसने अपने जीवन को शुरू किया क्लर्क से। क्लर्क से जीवन की शुरुआत किया, फिर बना कहां, फोर्ट विलियम का, फोर्ट विलियम का गवर्नर बना। फोर्ट विलियम का गवर्नर बना। इसके बाद अब तीसरे में क्या आ रहा है भैया,
तीसरी बार ये जब आ रहा है तो बंगाल का गवर्नर बन के आ रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात है। आप लोग तो निराश हो जाते हो, कहते हो भैया जीवन में कुछ बचा ही नहीं एग्जाम के अलावा। अरे भाई क्लर्क आदमी विलियम फोर्ड का गवर्नर बना, उसके बाद अब पूरे बंगाल का गवर्नर बन के आ रहा है, यानी राजा बन के आ रहा है। एक क्लर्क आदमी राजा बन चुका है। अब जब राजा बन करके आएगा, एक तीर से ट्रिपल शॉट, कहते हैं ना एक तीर से 3 निशाना, ये क्या करेगा, ट्रिपल शॉट खेलेगा, यानी त्रिपक्षीय संधि इसको बोलते हैं। ट्रिपल शॉट, एक तीर से 3 निशाना। किनसे संधि होगी, जो युद्ध में हारे हैं। सबसे पहले कौन भैया, शुजाउद्दौला। दूसरे पे मुगल सम्राट तो सम्राट केवल नाम के ही रह गए हैं, बाकी तो है राजा ही। तीसरा कौन भैया, बंगाल पे भी बचा है, ध्यान रखिए। चलिए, तो शुजाउद्दौला, अवध के नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल, 3 लोगों से संधि करता है एक साथ। 3 लोगों से एक साथ, एक ही कह सकते हैं इसको ट्रिपल शॉट, एक ही बार में 3 निशाना का इसने लगाया, ट्रिपल शॉट। 3 निशाने में सबसे पहला बकरा किसको बनाया भैया, 12 अगस्त, डेट याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को सबसे पहले एक संधि करता है। उस संधि का नाम क्या है, इलाहाबाद की संधि। अब प्रयागराज मत लिखना, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की संधि कब, 12 अगस्त 1765। सबसे पहले चुना किसको, मुगल सम्राट। इलाहाबाद की संधि, पहली संधि। फिर दूसरी बार सेकंड, अभी इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड संधि शुरू कर, सेकंड संधि कब होती है, यह भी डेट बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 16 अगस्त 1765। किसकी, इलाहाबाद की दूसरी संधि। तो इसने कहा, मुगल सम्राट को बुलाया, कहा भैया कहां चले आए थे भैया, युद्ध लड़ने का बड़ा शौक चढ़ा था क्या। कहे भैया युद्ध के लड़ने के, कहे साहब गलती हो गई। कहे ठीक है, गलती किए हो तो गलती का भरपाई ही करना पड़ेगा। मुगल सम्राट ने कहा भैया हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो पहले ही खाली, मैं पहले ही से ही भिखमंगा हूं, तो मैं तुमको क्या दे सकता हूं। कहता मैं तुमको नहीं देने के लिए बोल रहा, मैं तुमको स्वयं दे रहा हूं। ये मुगल सम्राट, ये भिखारी आदमी इससे लेगा क्या, रॉबर्ट क्लाइव कुछ ले भी नहीं सकता। इसने कहा भैया हम तुमको देने की बात कर रहे हैं, लेंगे नहीं। मुगल सम्राट कह रहा है यार ये तो बड़ी बात है, मैं युद्ध में हार रहा हूं और दूसरा तुम हमको देने के लिए बुलाए हो। कहे क्या दे रहे हो, कहे भैया एक काम करो, कड़ा और मानिकपुर 2 क्षेत्र, कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र तुमको दे देता। इलाहाबाद के 2 क्षेत्र थे, ठीक, अवध का 2 क्षेत्र, कड़ा और मानिकपुर 2 क्षेत्र मैं तुमको देता। किसने कहा, रॉबर्ट क्लाइव ने। किसको दे दिया, मुगल सम्राट। लिया किससे, अवध के नवाब से। कड़ा मानिकपुर का क्षेत्र तुमको दे रहा। कहें बड़ी बात, कहें साहब इसके बाद पैसा और कहां से, कहें भैया एक काम करता हूं, तुमको 26 लाख रुपया, 26 लाख रुपया मैं तुमको दे रहा हूं, क्या, पेंशन। अब तुम केवल पेंशन पर जीवन जीते रहो और राजा बने रहो, इसीलिए मैं तुमको 2 क्षेत्र देता हूं, कड़ा और मानिकपुर। कहा यार ये तो बड़ा बढ़िया यार, युद्ध भी हारे हम ही, और युद्ध हारने के बाद भी हमको इतना फायदा मिल रहा है, ये बड़ा कंफ्यूज, खुश है मन ही मन। अरे क्या बात है। कहे साहब अब जाए। इसने कहा भाई अभी बैठो, थोड़ा और बातचीत करनी है। कहा क्या बात करोगे भैया। इसने कहा भैया एक काम कर दो। कहे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल बिहार और उड़ीसा, इसकी तीनों की दीवानी दे दो तुम हमको। साहब ना तो बंगाल मेरे कब्जे में है, ना तो बिहार मेरे कब्जे में है, ना तो उड़ीसा मेरे कब्जे में है, तो मैं दीवानी दूंगा कैसे। कहे कुछ नहीं करना, तुमको केवल मुहर लगाना, बस तुम केवल एक मुहर मार दो कि ये तीनों क्षेत्र हमारे। कहे साहब कैसे। कहे राजा तो तुम ही हो, तुमसे ही तो ये लोग निकल करके, अवध का नवाब शहादत खां, सबसे पहले उसने क्या किया, उसने ही जीता अवध को। बंगाल मुर्शिद कुली खां, उसने जीता। ये सब तो तुम्हारे ही चेले थे, वास्तविक नेता, वास्तविक राजा तो तुम हो। मुगल सम्राट को लगा यार बात बढ़िया कह रहा है,
हम तो अपने आप को सम्राट मानते ही नहीं, ये हमको सम्राट बता रहा है। रॉबर्ट क्लाइव, इसने कहा सम्राट वास्तविक तो तुम्हें, हम तुम्ही को सम्राट मानते हैं, इन दोनों को तो मैं गधा मानता हूं, ये तो तुम्हारे चेले हैं जो तुम्हारे क्षेत्र को जीत करके अपने आप को राजा बनाए, लेकिन वास्तविक राजा तुम हो। कहा ठीक भैया, लाओ कहां मुहर मारनी है, मुहर मार दिया। सोचो, इसका अधिकार ही नहीं है, लेकिन अंग्रेजों ने इतनी बढ़िया चालाकी किया ताकि किसी को बताने के लिए रहे कि हम तुम पे कब्जा नहीं किए हैं, हमको तो मुगल सम्राट ने दिया स्वेच्छा से। अंग्रेजों ने दो चाल हमेशा, दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और। इसने समाज को दिखाया कि भैया हमने नहीं लिया है, तुम्हारे मुगल सम्राट ने स्वयं हमको दिया है, लेकिन वास्तविकता तो जान ही रहे हो क्या है, युद्ध में हारे हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनसे ले लिया। कहा आप जाए साहब, कहें बिल्कुल जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से जा सकते हो। सुजाउद्दौला को बुलाया, कितना डेट को, 16 अगस्त 1765 को। बुला कौन रहा है, बुला कौन रहा है, तो याद रखिए बुला रहा है रॉबर्ट क्लाइव। इसने बुलाया, कहा सुजाउद्दौला तुम कहां भैया, युद्ध में कूद गए। तो सुजाउद्दौला कह रहे हैं साहब हमारा हमसे गलती हो गई। कहे ठीक है, गलती की हो कोई दिक्कत नहीं है, तो काम कर दो, पहला तो क्या इनसे कह चुका था तुमको 2 क्षेत्र दूंगा, तो पहला काम तो ये करेगा क्या, कड़ा और प्लस मानिकपुर इनसे ले लेगा पहला, ठीक है। युद्ध का हर्जाना इन्हीं से लेगा, युद्ध का हर्जाना लिया, यानी युद्ध में जितना खर्चा हुआ था वो सारा खर्चा कौन पे करेगा भैया, अवध का नवाब, क्योंकि नवाब तो तुम रहे। ये तो भिकमंगा था, इससे कुछ ले नहीं सकते, इसको दे दिए। कड़ा और मानिकपुर दिखाने के लिए इनसे लिए, इनको दे दिए, फर्क क्या पड़ता है, तो अवध पूरा दिवाली तो मेरे कब्जे में ही है। इसने कहा युद्ध का हर्जाना भरो तुम, युद्ध का हर्जाना भर लिए। कहे साहब अब जाए, कहे साहब जाए अब। कहा ठीक है जाना, लेकिन एक काम और कर दो। कहे क्या, कहा कि भैया तुम सहायक संधि कर लो। याद रखिएगा सहायक संधि बड़ा महत्वपूर्ण है, अभी इसका विस्तार करने का काम करेगा आपका बेल्जली, बड़ा महत्वपूर्ण है। सहायक संधि में याद रखिएगा इसने कहा क्या कि अंग्रेजी सेना रखो, अंग्रेजी सेना रखो। कहे क्यों भैया अंग्रेजी सेना हम क्यों रखे, कहा भैया अंग्रेजी सेना इसलिए रखो तुम ताकि तुम्हारा 2 क्षेत्र लिए दे दिए इनको, मुगल सम्राट को कल तुमसे छीनने चले आए तो बचाएगा कौन तुमसे, तो बचाने के लिए आ रहे हैं कौन, अंग्रेज। इनसे कहा कि अंग्रेजी सेना तुम रखो, इसका पैसा तुम स्वयं दो, सुजाउद्दौला। और मुगल सम्राट से भी कहा कि भैया कि तुम भैया अगर कड़ा मानिकपुर क्षेत्र तुमको दे रहा हूं, कल का अवध का नवाब तुमसे युद्ध में तुमसे मांगने लगेगा और तुम क्या करोगे, सहायता कहां से कर पाओगे, तुम भी अंग्रेजी सेना रखो। अब तुम सोचो 26 लाख रुपए पेंशन दे रहा है और प्लस कह रहा है भैया कि तुम भी अंग्रेजी सेना रखो। अब खर्चा कौन देगा, खर्चा कौन देगा भैया, खर्चा दे रहे हैं नवाब, सॉरी मुगल सम्राट। तो इनसे भी अंग्रेजी सेना रखना स्वीकार कराया और दूसरा इनसे भी अंग्रेजी सेना रखना स्वीकार कराया, दोनों से सहमति बन गई। कहे भैया अब जाए, कहे जाओ कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर आया किसको भैया, बंगाल। बंगाल में याद रखिए मीर जाफर मर चुका था, मीर जाफर के जगह पे किसको बनाया गया, नाजमुद्दौला को। कौन बनाया गया, नाजमुद्दौला को बनाया गया नवाब। और जब इससे नवाब बनाया गया कहा भैया तुम एक काम करो, तुम सारी शक्ति रखो, यानी प्रशासनिक शक्ति तुम्हारे पास, प्रशासनिक शक्ति तुम्हारे पास रहेगी, जिसको बोलते हैं क्या, एक नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं फौजदारी। एक होता है दीवानी और दूसरा क्या होती है, फौजदारी। यानी प्रशासनिक शक्ति तुम अपने पास रखो। सोचो पैसा तुम ले रहे हो भैया, बंगाल बिहार उड़ीसा का सारा पैसा तो तुम खा ले रहे हो, सारा टैक्स जितना भी जो कुछ भी आएगा सारा पैसा तुम ले रहे हो, और नाजमुद्दौला को कह रहे हो तुम भैया प्रशासनिक शक्ति देखो, प्रशासन तुम चलाओ। भैया कैसे, बिना पैसे प्रशासन चलेगा क्या। योगी आदित्यनाथ है हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, इनसे कह दिया जाए भैया तुम राज्य पर शक्ति बनाए रखो, लेकिन पैसा तुमको एक को नहीं दूंगा। तो एक बात बताओ, बिना पैसे के क्या कोई राजा सरवाइव कर सकता है क्या,
जब राजा बिना शक्ति के सरवाइव नहीं कर सकता तो अब क्या करोगे भैया? ये तो नाम मात्र का बैठा और छोटा सा बालक है। इसने कहा ठीक है, इस प्रशासन की शक्ति में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अंग्रेजों ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और एक नया पद धारण किया जिसको बोलते हैं क्या? नायब सूबेदार। एक नया पद बनाया जिसका नाम क्या था भैया? नायब सूबेदार का पद, जो नाजमुद्दौला को प्रशासन चलाने में मदद करेगा। कहा कि एक नया पद ये आपको मदद देगा, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करेगा? कंपनी। मैंने आपको बताया ना, हंसी आती है इसके सोच पर। मतलब इन लोगों के बातों से, जो अंग्रेज थे, इनके दिमाग को मैं सल्यूट करता हूं, खास तौर पर रॉबर्ट क्लाइव को, कि कैसे कैसे सोचो, दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और। कह रहा है भैया तुमको मैं मदद दूंगा, किसमें? प्रशासन की देखभाल करने में। वो पद कौन सा? नायब सूबेदार। लेकिन नियुक्ति मैं ही करूंगा, नियुक्ति हम ही करेंगे। एक बात बताओ, जब नियुक्ति मेरे अनुसार ही होना है तो मैं जिसको नियुक्त करूं मेरी भाषा बोलेगा कि दूसरे की भाषा बोलेगा? तो मेरी भाषा बोलेगा कि इनकी भाषा बोलेगा? सीधी सी बात है भैया, अंग्रेजों की भाषा बोलेगा। तो आप देखो, दिखाने के लिए इसने क्या किया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी तो पहले ही ले चुका था, प्रशासन भी ले चुका है, प्रशासन भी ले चुका है भाई। अब प्रशासन कैसे? इनको नियुक्त करके अब ये इन्हीं की भाषा बोलेंगे, यानी कह सकते हो बंगाल पे पूरी तरीके से कब्जा। लेकिन अब जनता को इस बात को तो पता ही नहीं है। जनता किसको जानती है? नाजमुद्दौला का। जनता विरोध किसका करेगी? नाजमुद्दौला का। तो बंगाल में क्या होगा? राजा जो बना हुआ है वो राजा बनने लायक होगा क्या? जनता उसका विरोध करेगी क्या? ये चीजें दिखाने के लिए। तो ये आप देख लीजिए, ये सब जो भी काम किया रॉबर्ट क्लाइव ने, एक शानदार काम। अब इस शानदार काम का नतीजा तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। इस शानदार काम की वजह से कंपनी बड़ी तेजी के साथ उन्नति पे चली। रॉबर्ट क्लाइव, पैसा का खदान उसके हाथों से लग चुका है, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, पैसा बरस रहा है, एकदम धड़ाधड़ पैसा जेब में आ रहा है। कंपनी अमीर हो जाएगी। लेकिन कंपनी अभी वास्तविक रूप से इसके जो कर्मचारी हैं इतना लूटते हैं ना, इतना लूट करके बंगाल को लेकर के जाएंगे कि आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कंपनी गरीबी में आ जाती है। कहते हैं ना, कंपनी, जैसे मैं किसी कंपनी में काम करूं तो कंपनी ग्रोथ तो कर रही है, लेकिन कंपनी का ग्रोथ दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहां के जो कर्मचारी, खाने वाले इतना ज्यादा है, वो स्वयं खा खा करके मोटे हो जा रहे हैं, लेकिन कंपनी को मोटिव, उनका उद्देश्य नहीं है कि कंपनी आगे बढ़े। अभी आगे बताऊंगा 1773 का जब एक्ट क्यों आता है उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ किसको रहे भैया? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने पहला काम तो बढ़िया शानदार कर दिया। पहला काम इसने क्या किया भैया? अब देखो, यही याद रखिए, P इक्वल टू पी। P इक्वल टू पी का मतलब क्या है? पॉलिसी इक्वल टू प्रियोरिटी। यही आपको समझना है। पॉलिसी इक्वल टू प्रियोरिटी। इसके प्रियोरिटी क्या है? इसकी नीति क्या होगी? इसकी नीति जो बनेगी वह नीति किस पे है? सबसे पहले इसको नींव रखना, इसकी कंपनी की, EIC कंपनी की नींव रखना। अभी तो सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है भैया? अब एक तरीके का प्रशासन देखने का काम कर रही। कौन? कंपनी। अभी तक कंपनी क्या करती? सिर्फ व्यापार करती थी। अब क्या कर रहा है? प्रशासन देखने का काम कर रहा है, ठीक है। अब जब कंपनी प्रशासन देखना शुरू कर देगी तो अब कंपनी को आवश्यकता है स्टेबल होने की। तो याद रखिएगा, न्यू रखना यानी कह सकते हो स्टेबल करने का काम कौन कर रहा है? स्टेबल करने का काम कर रहा है कौन? रॉबर्ट क्लाइव। स्टेबल कौन करेगा भैया? रॉबर्ट क्लाइव करेगा। अब रॉबर्ट क्लाइव की नीति जितने भी होगी वो हमेशा स्टेबल करने की होगी। सबसे पहले क्या है? कंपनी पर इसने फोकस किया। सबसे पहला काम क्या किया भैया? कंपनी पर फोकस करेगा, कंपनी पर फोकस करेगा। अब कंपनी पर फोकस करने का मतलब क्या है भैया? इसका मेन मोटिव क्या होगा कि पहला, अपने जो कंपनी के मेंबर हैं उन पर लगाम लगाना।
कंपनी के मेंबर पर लगाम लगाना। कैसे? क्योंकि कंपनी के जो मेंबर थे वो अपना पर्सनल बिजनेस करते थे। जैसे कंपनी में काम करो, पर्सनल बिजनेस भी करना शुरू कर दो। ठीक है, कंपनी में काम करो, पर्सनल बिजनेस भी करना शुरू कर दो। इसने कहा भैया किसी प्रकार का पर्सनल बिजनेस नहीं होगा तुम्हारा। तो याद रखिएगा, इसने क्या किया भैया, कंपनी पर लगाम लगाने के लिए, यानी कंपनी के कर्मचारियों पर लगाम लगाने के लिए, कर्मचारी पर लगाम लगाने के लिए इसने पहला काम क्या किया भैया, सबसे पहले इसने क्या किया, बॉन्ड साइन कराया। ठीक है, इसने कहा भैया बॉन्ड साइन करो तुम। एक कह सकते हो कि एक पहले से ही आज्ञा पत्र या शपथ पत्र इसको बोल सकते हो, एक शपथ लो, पहले से ही शपथ पत्र पर साइन करो कि भैया तुम किसी प्रकार से अपने निजी व्यापार को प्रोत्साहित नहीं करोगे, यानी निजी व्यापार तुम नहीं कर पाओगे, पहला काम। दूसरा इसने कहा कि जब भी तुम देश छोड़ करके जाओ, देश छोड़ने का मतलब यहां पे याद रखिएगा, जब भी तुम देश छोड़ करके जाओगे तो अपना ब्यौरा दे के जाना। ठीक है, देश छोड़ने के पहले ब्यौरा दे के जाओ। ठीक, देश छोड़ने के पहले ब्यौरा दो, बड़ा महत्वपूर्ण काम है, याद रखिएगा। देश छोड़ने के पहले तुम क्या करोगे, अपना ब्यौरा दोगे। इससे क्या हुआ भैया, तीसरा काम क्या किया इसने, उपहार लेना। जो भी लोग क्या करते हैं, उपहार, उपहार लेना का मतलब क्या होता है, जैसे तुम गए किसी से घूस, घूस जिसको बोलते हैं घूस, रिश्वत, रिश्वत लेना। इसने कहा कि भैया रिश्वत लेना बंद करो, रिश्वत किसी भी हाल में तुम्हारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसने क्या किया, प्रशासन में सुधार करना शुरू किया। ये क्या है, इसका प्रशासनिक सुधार है। प्रशासनिक सुधार किसके लिए, कंपनी में। तो प्रशासनिक सुधार में पहला काम क्या किया, शपथ ग्रहण करवा लिया। दूसरा काम कहा, देश छोड़ने के पहले तुम क्या करो, अपने संपत्ति का ब्यौरा दो। तीसरा काम इसने क्या किया, उपहार लेना बंद करा दिया। ये तीन काम बड़े महत्वपूर्ण है। तो ये तीन काम इसने कर लिया भैया। और याद रखिएगा, इसके साथ मैंने आपको पहली कंडीशन बताया ही था कि क्या, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि क्या है, आर्थिक सुधार है इसका। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आया भैया, आर्थिक सुधार के लिए, आर्थिक सुधार किया। ठीक, दूसरा काम इसने क्या किया, प्रशासनिक सुधार किया कंपनी के कर्मचारियों में। आर्थिक सुधार में आपको मैंने बता दिया क्या, आर्थिक सुधार में सबसे पहले इसने क्या किया, इलाहाबाद की संधि हो गया। इलाहाबाद की संधि, पैसा आने लगा, अब पैसे की वजह से पैसा फिजूल का बर्बाद ना हो, इसलिए प्रशासन में सुधार जरूरी था। ये सब काम इसने कर लिया तो आराम से जो है निकल गया, यहां से चला गया। जब ये चला गया तो यहां की नीति को संभालने के लिए एक व्यक्ति आता, बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उस व्यक्ति का नाम क्या, वारेन हेस्टिंग्स। इतना बेहतरीन आदमी, उसकी बात हम लोग जब करेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स की, तो यहां पर एक याद रखिएगा, एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नीति को समझना। ठीक है, नीति को समझना। मैं एक आपको डायग्राम बना देता हूं, उसको उसी फार्मूले पे आप काम करते रहिएगा, वो आपको ज्यादा महत्वपूर्ण देगा। सबसे पहले याद रखिएगा तीन चीजें हैं। एक क्या है, जब भी आप घर बनाते हो, ठीक है, जब भी आप घर बनाते हो तो उसकी नींव बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नींव किसने रखा, नींव रखा रॉबर्ट क्लाइव ने। बहुत महत्वपूर्ण है, इसी फार्मूले पे हम लोग आगे चलेंगे। नींव रखा किसकी, कंपनी की। कंपनी पहले से ही थी प्रशासनिक नींव, प्रशासन में कंपनी राजा बन गई, इसकी नींव रखने वाला कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। कंपनी जो इसने नींव रखी है उसको मजबूत कौन करेगा, मजबूती देने का काम कौन करेगा, दो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मजबूती देंगे कौन, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स और प्लस लॉर्ड वेल्लेसली, सॉरी, वारेन हेस्टिंग्स के बाद आपके आते हैं कॉर्नवालिस। इसको मजबूती करने का काम कौन करता भैया, वारेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस। ठीक है, इस पर घर कौन बनाएगा, घर बनाने का काम कौन करता है, तो घर बनाने का काम कौन करेगा, तो याद रखिएगा घर बनाएंगे कौन, वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली प्लस लॉर्ड हेस्टिंग्स
आगे चल करके बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नींव रखा किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। मजबूती दिया किसने? वारेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस ने। घर को बनाया उस पे किसने? लॉर्ड वेल्लेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और घर को सजाएगा कौन? घर सजाएगा कौन? घर सजाने का काम करेंगे दो व्यक्ति, एक का नाम है विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग, और दूसरा डलहौजी, ठीक है। ये फार्मूला आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ये फार्मूला जब आपके दिमाग में रहेगा तो आप कभी भी भूलोगे नहीं कोई चीज। ये आपके समझ को विकसित करेगा। नींव रखा किसने? ईआईसी प्रशासन की नींव रखा किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। कहां से भैया? बक्सर के युद्ध से, बक्सर के युद्ध से, ठीक है। युद्ध मजबूती देने का काम वारेन हेस्टिंग्स कॉर्नवालिस कर रहे हैं, घर बनाने का काम उस पे कर रहे हैं लॉर्ड वेल्लेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स, और घर को सजाने का काम कौन करेगा? विलियम बेंटिंग और डलहौजी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसी फार्मूले से आप जब पढ़ेंगे तो एक एक गवर्नर जनरल ने क्यों किया और किस लिए किया, ये आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो क्यों किया रॉबर्ट क्लाइव ने? आवश्यकता। आवश्यकता किसकी है? पैसे की। पैसे की आवश्यकता को पूरा कैसे? पैसे की वजह से प्रशासन मिल जा रहा है, और प्रशासन को सुरक्षित रखना भी इसका एक दायित्व है। उस प्रशासन को सुरक्षा देगा कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और प्रशासन की सुरक्षा के साथ भारत में और विस्तार करना है, उस विस्तार को भी कौन देगा भैया? वारेन हेस्टिंग्स। क्योंकि एक ही जगह से पैसा थोड़ी लेना है, अब तो धीरे धीरे क्या है। तो मैं मोटा मोटा ये कह दूं भैया कि भारत पर कब्जे की, कब्जा करने की रणनीति, रणनीति की शुरुआत, ठीक है। भारत पर कब्जा करने, अब मैं भारत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, याद रखिएगा। भारत पर कब्जा करने की रणनीति की शुरुआत कहां से हो गई है? बंगाल से। बक्सर के युद्ध ने यह दिखा दिया कि अब पूरा बक्सर ही, बंगाल ही नहीं चाहिए, अब पूरा का पूरा भारत चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कल की क्लास जो चलेंगे, हमारा कल का जो क्लास होगा वो स्पेशली हम लोग बात करेंगे किससे भैया? वारेन हेस्टिंग्स पर। और वारेन हेस्टिंग्स के साथ साथ हम लोग आएंगे किस पर? कॉर्नवालिस पर। तो मैं एक बार आपको ब्रीफ में सारी चीजें आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें यहां आज हम लोगों ने देखा। सारी चीजें आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, और कोई प्रश्न हो, किसी को कोई डाउट हो तो एक बार आप बता दीजिए हमको। हम लोग आज जो चले थे वो है प्लासी के युद्ध से। आप प्लासी का युद्ध जानते हैं, 1757 ईस्वी में आपको देखा गया, ठीक है। प्लासी के युद्ध से हम लोगों ने इसको शुरू किया, बताया आपको। प्लासी के युद्ध के पश्चात हम लोगों ने एक व्यक्ति को पढ़ा जिसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम ने किस प्रकार से, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे तनाव उत्पन्न होता है, और तनाव के साथ साथ आप देखिए यहाँ पे मैंने 3 चीजें आपको बताया था कि तनाव किस प्रकार से उत्पन्न होगा, तनाव व संघर्ष में कैसे बदल जाता है, और संघर्ष कैसे युद्ध में बदल जाता है, उसकी मैंने वजह बताई थी। सारी चीजें आपको यहाँ पे समझाया था, ठीक है। तो ये सारा काम इसका क्या हुआ, यहाँ पे देखो। कैनन फैक्ट्री, सैन्य सुधार किया, ये सारी चीजें तनाव उत्पन्न करने का उद्देश्य मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद आपको क्यों एलिस एपिसोड हुआ वो भी मैंने आपको बताया। एलिस एपिसोड के बाद मैंने आपको बताया कि बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या रहा, बक्सर के युद्ध का कारण क्या रहा। सारी चीजें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। और एक फ्रंट पे 2 युद्ध नहीं लड़ा गया, अंग्रेजों की समझदारी को बताया। बेंसिस्टार्ट झुका क्यों था वो भी मैंने आपको कारण बताया। तो यहां से जितने भी प्रश्न आपके बनने थे वो सारी चीजें आपको यहां से पीटी का भी और साथ ही साथ आपका मेंस का भी, दोनों का यहां पर प्रिपरेशन आप आराम से कर सकते हैं। आपकी समझदारी आपकी रहेगी तो पीटी के प्रश्न भी बड़े आराम से यहां से सही किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ मेंस के भी प्रश्न सही किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक प्रश्न उठता है क्या, रॉबर्ट क्लाइव, मेंस में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव एक खिलाड़ी था। रॉबर्ट क्लाइव एक खिलाड़ी था, टिप्पणी करिए। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या है, एक खिलाड़ी आदमी है। किस प्रकार से खेला, दक्षिण भारत में भी खेला और
उत्तर भारत में भी खेला, यानी बंगाल पर भी पूरा खेला और साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी खेला। सारी कहानी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हम लोग किसकी तरफ चलेंगे, मजबूती की तरफ, यानी ईआईसी कंपनी मजबूत कैसे होती है, वह काम कौन कर रहा है, वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस। कल इनकी व्याख्या हम लोग करेंगे और तब तक के लिए बढ़िया शानदार आप पढ़ते रहिए, क्लास को रिवाइज करिए और साथ ही साथ अपने प्रीलिम्स के प्रश्न भी देखिए, सॉल्व करते रहिए, ये आपके प्रश्न आपके सही होंगे। 1 या 2 दिन मैं आपको प्रीलिम्स के जितने भी प्रश्न हैं, PYQ जो भी आपके हैं उनको आपको कराता चलूंगा। जैसे बंगाल खत्म होगा, बंगाल के खत्म होने के बाद तुरंत आपके PYQ जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो तब आराम से आप अपनी प्रिपरेशन को देखते रहेंगे कि हम किस दिशा में चल रहे हैं, ठीक। तो बाकी चीजें हम लोग कल फिर 10 बजे इसी टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।